नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश के गठन के साथ साथ हम भारत का गठन या भारत का एकीकरण भी समझने का प्रयास करेंगे भारत के, क्योंकि मध्य प्रदेश के गठन को तब तक अधूरा मानेंगे जब तक कि हम भारत के एकीकरण की प्रक्रिया को नहीं समझ लेते। एक समय था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो वहीं भारत में कई रियासतें भी मौजूद थी। भारतीय रियासतें जो अंग्रेजों की गुलामी थी एक तरीके से, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से भारत उन रियासतों पर भी अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज खुद प्रत्यक्ष रूप से भारत के कई राज्यों पर अपना शासन किया करते थे। तो भारत में कहें तो दो राजनीतिक इकाइयां मौजूद थी। एक तो जो देसी रियासत है और एक जो कि प्रत्यक्ष अंग्रेजी शासन द्वारा संचालित हुआ करती थी। ठीक है, तो देश आजाद हुआ, पर आजादी से पहले हम बात करें तो भारत में दो राजनीतिक सत्ताएं एक साथ काम कर रही थी। एक देसी रियासतें जिन पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन था, और एक अंग्रेजी रियासतें जिन पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था। दो राजनीतिक इकाइयों में भारत बटा हुआ था। तो उस समय हम मध्य प्रदेश की थोड़ी बात कर लें कि मध्य प्रदेश में भी उस समय देखें कि उस समय पूर्वी भाग में बघेलखंड, दंडकरण, छत्तीसगढ़, बस्तर जैसी 15 रियासतें मौजूद थी। अर्थात उस समय मध्य प्रदेश कितनी रियासतों में बटा हुआ था। और उधर ही अगर हम इधर की बात करें बुंदेलखंड, तो 38 रियासतें। साथ ही सिंधिया होलकर क्षेत्र की बात करें, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, तो 25 रियासतें यहाँ थी, है कि नहीं। और इधर आपकी विदर्भ, बरार, सीपी बरार पर ये मकड़े आपकी इसमें शामिल थी। पूर्वी क्षेत्र में सीपी बरार पर अंग्रेजों का, सीपी एंड बरार पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था। भोपाल एक मध्य में मौजूद रियासत थी जिस पर नवाबों का अधिकार था। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की बात करें तो भारत का भाग मध्य प्रदेश में 79 रियासत है और अंग्रेजों का सीपी एंड बरार पर सीधा सीधा कब्जा था। ऐसा जो मध्य प्रदेश में मौजूद है दो राजनीतिक इकाइयां, वैसी राजनीतिक इकाइयां दो प्रकार की भारत में भी मौजूद थी। मध्य प्रदेश का भाग था भारत का। जब देश आजाद हुआ, देश क्या हुआ, आजाद हुआ, तो आजादी के पश्चात अंग्रेजों ने तो भारत को ऐसा छोड़ दिया कि भारत के कई भाग टूटने को तैयार थे, कई भाग अलग होने को तैयार थे। इसी क्रम में पाकिस्तान भी बना के चले गए अंग्रेज और मोटिवेट करके चले गए। अपने कानूनों में अपनी स्वतंत्रता के दौरान भी छूट देकर चले गए। जिन रियासतों को अपना संविधान लिखना है लिखें, जिनको भारत में शामिल होना है वो भारत में शामिल हो, जिनको पाकिस्तान में जाना हो पाकिस्तान में हो। ये ऐसा नियम, कायदे, कानून बना के गए। उस समय भारत में संविधान सभा अपना कार्य कर रही थी संविधान लिखने का। एक तरफ संविधान लिखा जा रहा था, एक तरफ पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था, दूसरी तरफ भारत में 552 रियासतें थी। दूसरी तरफ भारत में 552 रियासतें थी। अब समस्या भारत की स्वतंत्रता की नहीं थी, समस्या थी पाकिस्तान बन चुका था और पाकिस्तान के बनने से उन 552 रियासतों को प्रेरणा मिल रही थी कि हम भी अलग होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करेंगे। हम भी अपने राजा हैं और राजा अगर भारत के संविधान के साथ चले गए तो उनके राजा के अधिकार छिन जाएंगे, तो क्यों ना अपने अधिकारों को बनाए रखें। तो ये बड़ी समस्या आ गई भारत के लिए, अब क्या करें। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इटली और जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था। वहां बिस्मार्क, मुसोलिनी जैसे लोग दिखाई देते हैं एकीकरण करते हुए, पर उनसे ज्यादा बेहतरीन अगर किसी ने एकीकरण किया है तो उनके पास तो राज्य थे, उनके पास तो सेनाएं थी, संसाधन थे। यहाँ बिना राज्य, बिना सेना, बिना संसाधन के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम हमारे भारत के लिए किया है वो अभूतपूर्व कार्य है, वो भुलाया नहीं जा सकता जीवन में। क्योंकि अगर वो भारत के एकीकरण के लिए कार्य नहीं किए होते तो भारत में आज कई देश होते, और आज कई देश आपस में सीमा को लेकर, संसाधन को लेकर संघर्षरत होते, और जिसके कारण भारत का ना तो सामाजिक ना आर्थिक विकास संभव हो पाता। आगे बढ़ते हम, क्या किया जाए। प्रश्न बहुत बड़ा था, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए कोशिश की गई कि हम एक रियासत मंत्रालय बनाते हैं, बनाया गया और उनके प्रमुख बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव मेनन साहब। उनके साथ इन्होंने मिलकर भारत की अधिकांश रियासतों को भारतीय राज्य में मिला लिया, परंतु तीन बड़ी रियासतें, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और
जूनागढ़, ये 3 बड़ी रियासतें भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थी। तो अब क्या किया जाए? तो हैदराबाद का जो निजाम था, क्योंकि इसके पीछे कारण था कि एक तो वहाँ के शासक, जैसा कि हैदराबाद का निजाम जो था वो पाकिस्तान की ओर झुका हुआ था, और जिन्ना ने कई रियासतों में जा जाकर खुद पर्सनली बात भी की कि अगर आप हमारे साथ आओगे तो अब आपको हम उच्च पदों पर नियुक्त कर देंगे, आपको लाभ लोभ और लालच दिया। और हैदराबाद का निजाम इसी लाभ लोभ और लालच के पीछे था। परंतु पटेल साहब को जैसे ही पता चला तो पटेल साहब एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में मिठाई लेकर चला करते थे, जिसको जो पसंद है वो उसे प्रदान करते थे। पटेल साहब ने पोलो अभियान के तहत सेना भेजी और बाकायदा सेना भेजकर हैदराबाद रियासत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसकी एक कहानी है कि कैसे पोलो अभियान चला, कैसे क्या प्रक्रिया हुई, कैसे हैदराबाद के निजाम को घेरा गया। ये सब हम एक मूवी भी बनी हुई है, उसको भी आप देख सकते हो। मैं एक दिन कहानी अलग से सुना दूंगा, नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। हैदराबाद पर सैन्य ने कार्रवाई करके पोलो अभियान चलाकर हैदराबाद को भारतीय राज्य का हिस्सा बना लिया गया। दूसरी बात, जूनागढ़ का जो शासक था वो मुसलमान था, मुस्लिम था और प्रजा हिंदू थी। तो वहां जनमत संग्रह का सहारा लिया गया, क्योंकि जो राजा था वहां का वो पाकिस्तान की ओर झुका हुआ था, इसलिए वहां दिमाग लगाकर वहां बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए हमने वहां जनमत संग्रह करवाया। जनता ने पूरा फेवर भारत में शामिल होने के लिए किया, अर्थात जनमत संग्रह से जूनागढ़ को भी भारत में अंततः मिला लिया गया। इसके बाद बारी थी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी सत्ता में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न हो, क्योंकि वो है कई सालों से उस भूमि पर उनके राज जो दादा थे परदादा थे वो उस पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित करके राज्य कर रहे थे। इसलिए वो यही अपने इस परंपरा को, अपनी स्वतंत्रता की परंपरा को बनाए रखने के लिए अपनी स्वतंत्रता वो अभी भी बनाए रखना चाहते थे। इसलिए ना तो वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, ना वो भारत में शामिल होना चाहते थे। परंतु जैसे ही पाकिस्तान ने देखा कि जो वहाँ के राजा हैं हरि सिंह, वो इस समय स्वतंत्र सत्ता के रूप में, स्वतंत्र शासक के रूप में बैठे हुए हैं और इस समय उनकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है, वो इतने ताकतवर भी नहीं है, तो उन्होंने वहाँ अपनी कुछ लोगों को भेजकर आतंकवादी गतिविधियों को जारी करवाया, आक्रमण किए, हमले किए। जब उनको समझ में आया हरि सिंह जी को क्या ये तो बड़ी समस्या पैदा हो गई, वो तुरंत भारत के पास आए और भारत के पास आकर उन्होंने बातचीत की कि मैं भारत में शामिल होना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए, नहीं तो पाकिस्तान ने अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया और बचा कुचा जो भी क्षेत्र है उस पर भी कब्जा कर लेगा। कबीलियाई जो भी उनकी सेना है वो हमारे अधिकांश क्षेत्र में आतंकवादी के रूप में प्रवेश कर गई है, आप हमारी मदद कीजिए। परंतु उस समय सबसे बड़ी बात थी यूएनओ का भी गठन हो चुका था और किसी देश की मदद करने के लिए उसके साथ कोई ना कोई तो संधि होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहते हैं कि हम किस आधार पर किसी देश की कैसे मदद करें। तो उस समय उन्होंने बाकायदा नेहरू जी ने उनको बोला, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी, क्या हमारे साथ संधि कर लीजिए, विलय कर लीजिए, तो हम आपकी मदद करने के अधिकारी हो जाएंगे, अथॉरिटी मिल जाएगी आपकी मदद करने की। तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, और आखिरकार उन्होंने भारत विलय पत्र पर साइन करके, जैसे ही विलय पत्र पर साइन किए, हमारी सेना ने जो भी आतंकवादी गतिविधि करने वाली वहां पर परिस्थितियां थी, लोग थे, उनको खदेड़ दिया। परंतु अंततः कश्मीर का एक भाग जिसे आज पीओके के नाम से जानते हैं उस पर आखिरकार पाकिस्तानियों का कब्जा हो गया। परंतु आज भी हमारे देश में जो हमारा मानचित्र है वो पूरा का पूरा मानचित्र में पाकिस्तान का जो पीओके क्षेत्र है उसको हम आज भी हमारे मानचित्र में दर्शाते हैं, वो भारत का ही एक भाग है, क्योंकि वो हरि सिंह का ही भाग था। हरि सिंह ने अपने प्रपत्र में, विलय पत्र में उसको बाकायदा दर्ज भी किया। अब बात आती है आगे, जब देश में एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी और एकीकरण पूरा हो रहा था, तो रियासतें अधिकांश भारतीय राज्य में जुड़ चुकी थी और उसमें एक रियासत यहाँ भी थी मध्य प्रदेश में, और वो थी भोपाल, क्योंकि आखिरकार जहाँ हमीदुल्ला का शासन हुआ करता, नवाब हुआ करते थे और उनका झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ था। तो यहाँ पर भी जनता ने मिलकर हमीदुल्ला पर दबाव बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन के दबाव में आकर आखिरकार 1 जून 1949 को भोपाल भी भारतीय संघ में, भारत संघ में शामिल हो चुकी थी।
तो आखिरकार भोपाल भी भारत संघ में शामिल हो चुकी और भारत एक राज्यों का संघ गणतंत्र बनने के गणतंत्र जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो चुका था, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय हुआ। तो अगली बात कि भारत को एकीकरण के पश्चात भारत का एकीकरण तो हो गया 552 रियासतों का, पर भारत को किस में बांट दिया गया? ABCD में, है ना। ABCD, बड़े राज्य, मध्यम राज्य, छोटे राज्य कह सकते हैं, और डी में अंडमान निकोबार, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ऑक्यूपाइड क्षेत्र थे, देसी रियासतें थी, कमिश्नरी क्षेत्र थे सी में, और डी में थे अंडमान निकोबार। तो ए में हम कह सकते हैं ब्रिटिश ऑक्यूपाइड, ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र थे, बी में देसी रियासतें, सी में जो छोटी कमिश्नरी क्षेत्र थे वो थे, और डी में अपने अंडमान निकोबार जैसे प्रदेश थे। ABCD में बांट दिया गया। परंतु एक बात सबसे बड़ी भारत के सामने खड़ी हो गई, वो है एकीकरण की, कि एकीकरण के पश्चात अब एक और एकीकरण की आवश्यकता पड़ी कि सर वो कैसे एकीकरण की? वो ऐसे एकीकरण की कि 1920 में जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था और नागपुर में अधिवेशन हो रहा था, उस समय कांग्रेस ने अपने संविधान में भी परिवर्तन किया था। कांग्रेस ने अपने संविधान में ही परिवर्तन नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने प्रांतीय स्तर पर जो समितियों का गठन किया वो भाषाई आधार पर किया, और कांग्रेस ने बाकायदा 1927 में भी यह बात अपनी दोहराई थी कि हम प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर करेंगे। बात ये थी कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन में चेतना जागृत हुई और देश को आजादी मिली, तो लोगों के मन में भावना थी कि हमारे राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा, जिससे कि कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम चलते हैं भारत के एक मानचित्र पर और देखते हैं ऐसा क्या हुआ। हम साथ में मध्य प्रदेश का भी गठन पढ़ेंगे। यहाँ एक बार और आप देख लीजिए कि जब मध्य प्रदेश को भी हम देख लेते हैं साथ में, कि मध्य प्रदेश भी कितनी रियासतों में, 79 रियासतों में बटा हुआ था, और इनका एकीकरण किया गया। जैसे कि भारत का एकीकरण हुआ, वैसे इन रियासतों को एकीकृत करके भी 1950 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में, मतलब डी की जरूरत नहीं थी, अंडमान निकोबार जैसा कोई प्रदेश था नहीं जल वाला। तो यहाँ जो सीपी बरार क्षेत्र है, विदर्भ का क्षेत्र है, और पूर्वी भाग है, दंडकारण्य, छत्तीसगढ़, बघेल, ये बस्तर, इसको मध्य प्रांत का दर्जा दिया गया। इसको एकीकृत करके क्या नाम दिया गया? मध्य प्रांत, और इसे 26 जनवरी 1950 के पश्चात पार्टी में रखा गया। वहीं ये इधर होलकर और सिंधिया, पहले रियासतों का एकीकरण हुआ, 25 रियासतों का एकीकरण हुआ, और उसका नाम क्या दिया गया? होलकर और सिंधिया को मिलाकर मध्य भारत का प्रांत, और इसे पार्ट बी में रखा गया। इसके पश्चात बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों को मिला के, बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों को मिला के विंध्य प्रदेश में रखा गया। उसका नाम विंध्य प्रदेश दे दिया गया एकीकरण करके, और इसे किस में रखा गया? पार्ट सी में। और वैसे ही भोपाल का जब विलय कर लिया गया तो इसे किस में रखा गया? पार्ट सी में, 1 जून 1949। तो आपको बता दूं कि पहले तो भारत में क्या हुआ? रियासतों के एकीकरण। इसी एकीकरण की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है और संविधान का निर्माण हो जाता है, तो भारत को 4 भागों में ABCD में बांटा जाता है, और इसी ABCD को मध्य प्रदेश को भी मध्य प्रांत, मध्य भारत प्रांत, विंध्य प्रदेश और भोपाल 4 भागों में एकीकृत करके उन्हें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में रखा जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि मध्य प्रदेश का गठन पार्ट ए, बी, सी में हो चुका है। पार्ट ए में आप सबको पता है कि 25, इसमें 15 रियासतों को शामिल किया गया मध्य प्रांत में, मध्य भारत प्रांत की 35 रियासतों को, विंध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर इसमें 38 रियासतों को, और साथ में भोपाल को एक अलग से रियासत के रूप में पार्ट सी में शामिल किया गया। तो 79 रियासत और सीपी बरार जो मध्य प्रदेश में भाग थे उनको एकीकृत स्वरूप दिया गया ABC के रूप में। परंतु अब समस्या क्या थी? समस्या ये थी, जिसे मैं बताने जा रहा हूं, कि यहाँ तेलुगु भाषी और इसके नीचे तेलुगु भाषी मतलब आंध्र प्रदेश तब बना नहीं था, और इधर मद्रास में तमिल बोलने वाले लोग थे। तो यहाँ तेलुगु नेता थे श्री रामालू, और वो लगातार यहाँ दक्षिण भारत में इस बात पर बल दे रहे थे कि भाषाई आधार पर कांग्रेस ने प्रांतीय समितियों का गठन किया था और राज्यों के गठन की बात कही थी, वो यहाँ पर हुआ नहीं है और होना चाहिए। तो चिंता का विषय था। स्वतंत्रता के पश्चात जहां भारत के एकीकरण की समस्या थी, वो तो सॉल्व की जा रही थी, साथ में ये भी सॉल्व करना जरूरी था कि जहां भारत में हम एकीकृत कर देंगे भारत को विभिन्न
राज्यों रियासतों को मिलाकर एक कर देंगे तो वहां पर विभिन्न भाषाओं के लोग एक साथ रहेंगे, तो उनमें जो भाषाई विवाद होगा, भाषा को लेकर कल को संघर्ष होगा, तो उसका क्या। तब राजेंद्र प्रसाद जी ने यह दिमाग लगाया और बाकायदा उन्होंने एक विद्वान व्यक्ति को, एक महान ज्ञाता जो थे भारत के विद्वान और ज्ञाता और न्यायाधीश के पद पर रहे एस के धर जी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि आप ये बताइए, 1948 की बात है जून की, जब इस समिति की स्थापना हुई और इस समिति को कार्य दिया गया एस के धर आयोग जी को कि आप पूरी कोशिश कीजिए कि हम भारत को भाषा के आधार पर विभिन्न राज्यों को संगठित कर सकें। अब बात थी कि इन्होंने पूरी कोशिश की, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपी तो उस समय जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन भी चल रहा था। इस अधिवेशन में भी रिपोर्ट पर चर्चा हुई, कहा कि यार इसमें तो साफ बनाइए कि भाषा के आधार पर भारत का विभाजन अभी जरूरी नहीं है, अगर करना चाहें तो हम ऐसे आर्थिक और भौगोलिक आधार अपना सकते हैं, क्योंकि इस समय पाकिस्तान बन चुका था धर्म के आधार पर और इस बात का डर सता रहा था कि भारत के और विभाजन न हो जाए भाषा के आधार पर, भारत में क्षेत्रवाद न पनप जाए, अलगाववाद न पनप जाए। तो एस के धर समिति की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी और चर्चा करने के पश्चात जब निष्कर्ष नहीं निकला तो अब कोशिश की गई एक और समिति की, ताकि एस के धर समिति की रिपोर्ट पर वो पुनर्वलोकन करे, उसकी समीक्षा करे कि क्या भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन हो पाएगा कि नहीं। तो एस के धर के पश्चात जो रिपोर्ट आई, जो समिति बनाई वो जी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सीतारामैया जी। जो जयपुर अधिवेशन चल रहा था 1948 में, उसके अध्यक्ष ही पट्टाभी सीतारामैया जी थे। जब इन्होंने की समिति बनी 1948 में ही दिसंबर में, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1949 में और उन्होंने भी अपनी इस रिपोर्ट में मनाही कर दी कि भाई भौगोलिक या आर्थिक आधार पर हम भाषा के आधार पर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम भौगोलिक या आर्थिक आधार पर भाषा किसका निर्माण कर सकते हैं, राज्यों का निर्माण या पुनर्गठन कर सकते हैं, राज्यों का निर्माण कर सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा रियासतें उनसे। अब इससे तो और आक्रोश पैदा हो गया कि भारत में एक तरफ क्या बन रहा है, देश का एकीकरण हो रहा है, एकीकरण के लिए जनमत संग्रह कराया जा रहा है, एकीकरण के लिए पोलो अभियान चलाया जा रहा है, एकीकरण के लिए विलय पत्र प्रसारण, तो दूसरी तरफ भाषा के आधार पर भारत के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाए जा रहे हैं और तीसरी तरफ भारत का संविधान लिखा जा रहा है। बताइए, और ऊपर से अंग्रेज हमेशा छोड़ के गए कि हमसे उनने पैसा छीना, हमारी रूह छीनी, तो भारत में बेरोजगारी, गरीबी चरम पर थी और पाकिस्तान एक अलग देश बन चुका था, उन्होंने एक ही हृदय के दो टुकड़े कर दिए थे। तो ऐसी परिस्थिति में बताइए, भारत ने अपने आप को संभाला ही नहीं, बल्कि भारत एक अखंड भारत के रूप में सामने आया। एस के धर जी की रिपोर्ट पर जेईई समिति ने बाकायदा अपनी समीक्षा करके मूल्यांकन करके कहा कि ये बनाना अभी संभव नहीं है। जब ये बात सामने आई तो भारत में विभिन्न प्रांतों में मौजूदा जो भाषाई समस्याएं थी, भाषाई राजनेता थे, उन्होंने आक्रोश जताया और इसी आक्रोश के क्रम में यहाँ तेलुगु भाषी जो नेता थे श्री पोट्टी श्री रामुलु जी, उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमें मद्रास से अलग करना है, मद्रास में तमिल भाषी के लोग रहते हैं और हमें अलग से एक आंध्र प्रदेश राज्य चाहिए जिसमें कि तेलुगु भाषी लोग हैं। और इन्होंने अनशन किया और आखिरकार दिसंबर 1952 में 56 दिन के सोचिए, इन्होंने अपने भाषा के आधार पर अपने लोगों के लिए जान तक दे दी। जब इन्होंने अपनी जान चली गई इनकी मरण अनशन के दौरान, इनका देहांत हो गया, तो आखिरकार नेहरू जी को इस बात की घोषणा करनी पड़ी कि हाँ, हम एक आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर गठन करेंगे। और आखिरकार 1 अक्टूबर 1953 को 53 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो यहाँ भाई साहब, ये गुजरात है, ये बम्बई, ये कहीं थे, तो यहाँ गुजराती ये कहने लगे मैं गुजरात चाहिए, बम्बई में मराठी लोग कहने लगे मराठी चाहिए लोग। अब इससे और राज्यों में ये प्रेरणा मिलने लगी कि हमें भी भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों के रूप में संगठित कीजिए। और ये समस्या बड़ी संवेदनशील थी और इससे हमें सीख मिल चुकी थी कि अगर हमने इस मुद्दे को, इस समस्या को अगर संवेदनशीलता के साथ हल नहीं किया तो ये बात पक्की है कि भारत में विभिन्न लोग भाषाई संघर्ष की स्थिति में उलझ जाएंगे। दंगे फसाद जो 1947 में हुए थे भारत से पाकिस्तान, वो स्थिति भारत में फिर से बन सकती है। इसलिए भारत की सरकार ने बाकायदा संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को लिया, इस समस्या को लिया
और फजल अली जो आयोग था, फजल अली जो व्यक्ति थे, उनको एक राज्य पुनर्गठन के लिए आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, जिसमें के.एम. पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू जैसे प्रमुख जो विद्वान थे वो मौजूद थे। इन्होंने मिलकर 1953 में इस आयोग ने मिलकर कार्य किया, गठन हुआ और आखिरकार इन्हीं की रिपोर्ट पर बाकायदा 1956 में सातवां संविधान संशोधन किया गया और इसी 7वें संविधान संशोधन के आधार पर भाषाई राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। क्योंकि इसमें एक प्रावधान किया गया कि एक राज्य एक भाषा नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि गुजराती व्यक्ति वहां जाकर बंगाल में या बम्बई में जाकर रह सकता है, बम्बई का व्यक्ति भी भारत के किसी भी राज्य में रह सकता है, पढ़ सकता है, बिजनेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक भाषा एक राज्य। इसको उन्होंने नकार दिया और उन्होंने भाषाई आधार पर प्रावधान किए। इसी क्रम में जब भाषाई आधार पर जो बंटवारा हुआ, भाषाई आधार पर देश का 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, ABC पार्ट हट गए, तो इसी आधार पर हमने भी फिर क्या किया, भाषाई आधार पर इसका निर्माण किया। तो भाषाई आधार पर जब निर्माण किया तो पार्ट ए में, मध्य प्रदेश के पार्ट ए में 1 नवंबर 1956 को 7 संभाग के 43 जिले थे। पार्ट ए में हमने भी बदलाव किए कि 8 मराठी भाषा जिले थे हमारे पास, बुल्डाना, यवतमाल है ना, चांदा है, भंडारा, वो हमने किसको दे दिए, वो हमने क्या, वो तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अधिनियम था उसके अनुसार वो किसको चले गए, मराठी भाषी संस्कृति थी, मराठी भाषा बोलते थे, तो वो किसको, सीधे महाराष्ट्र को चले गए भाषाई आधार पर। वहीं पार्ट बी में हमने क्या बदलाव किया, मध्य प्रदेश ने क्या बदलाव किया कि मंदसौर में भानपुर, सुनील टप्पा, वहां पूरा का पूरा सुनील टप्पा जो थी तहसील का, भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा जो क्षेत्र था उसमें पूरा कल्चर कैसा था, राजस्थानी भाषा बोली जाती थी। तो हमने बोल दिया लो ले जाओ, राजस्थान को दे दिए। और जो विदिशा की सुनौज थी जो राजस्थान के पास थी, वो सुनौज में पूरी की पूरी हिंदी भाषा बोलने वाले और MP की संस्कृति को मानने वाले लोग थे, तो उनको उसको हमने किसमें शामिल कर लिया, MP में। और पार्ट सी तो आपको पता ही किससे, पार्ट सी किससे लगा हुआ है, ये वाला विंध्य प्रदेश, अब यूपी में तो हिंदी भाषी लोग हैं, तो इसमें तो बदलाव का, और ये तो बीचों बीच है भोपाल, तो इसमें तो बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो 7 संभाग 43 जिले के साथ मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को एक नया स्वरूप मिला और इसकी राजधानी उसी दिन भोपाल निर्मित की गई और 1972 में सीहोर से भोपाल को अलग करके एक जिले के रूप में डेवलप किया गया, वो अलग बात है ना। इसके पश्चात मध्य प्रदेश का बताइए, मध्य प्रदेश का एक बार गठन कब हुआ, जब भारत का एकीकरण हुआ, जब मध्य प्रांत, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल बने, बोलो। और जब फिर 26 जनवरी 1950 को जब देश में, हमारे देश में गणतंत्र के रूप में देश का उदय हो रहा था, तो उस समय पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में फिर से रखा गया इसे, सोचिए। तो एक बार, 2 बार और तीसरी बार देख सकते हैं 1 नवंबर 1956 को फिर से पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को समाप्त किया गया और पार्ट ए बी में भी बदलाव किए गए कि 8 मराठी भाषी जिले जो मध्य प्रदेश में आते महाराष्ट्र को दिए गए, मंदसौर की, भानपुर की, सुनील टप्पा राजस्थान को दी गई और सिरोंज विदिशा में जो था राजस्थान से लेकर MP को दिया गया। और फिर से राज्य पुनर्गठन हुआ जब एक 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, कब बना, सन 2000 में, तो एक छत्तीसगढ़ जिले के रूप में डेवलप हुआ। आज 2000 से 2025 में आज वर्तमान मध्य प्रदेश का स्वरूप ऐसा है जिसमें 55 जिले हैं। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले भारत मध्य प्रदेश में क्या थी, 17 रियासत है और अंग्रेजी क्षेत्र था, CP एंड बरा, इसको मिलाकर एकीकृत किया गया और इस एकीकरण का नाम मध्य प्रांत, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल नाम था। जब भारत एक गणतंत्र के रूप में उदय हुआ, तो गणतंत्र के रूप में जब उदय हुआ भारत को संविधान में, उस समय ABCD पार्ट में रखा गया, तो वैसे ही इसको भी मध्य प्रांत को पार्ट ए मिला, मध्य भारत को पार्ट बी मिला, विंध्य को पार्ट सी मिला, बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिला के बना मध्य भारत, होलकर और सिंधिया और 25 रियासतों में मिला के मध्य प्रांत, CP बराबर विदर्भ पूर्वी भाग को मिला के बना, है ना। और पार्ट सी में भोपाल को रखा गया। और जब राज्यों का पुनर्गठन की समस्या फिर से आई कि भाई भाषाई आधार पर करना है, तो फिर से पार्ट ए, पार्ट बी में बदलाव किए गए और मराठी 8 जिले जो थे महाराष्ट्र को दिए गए और सुनील टप्पा और सिरोंज में भी बदलाव किया गया। और जब 56 के बाद 2000 तक यह छत्तीसगढ़ के साथ बना रहा, परंतु 2000 के बाद छत्तीसगढ़ को 26वें राज्य के रूप में अलग किया गया। एक नवीनतम मध्य प्रदेश हमें देखने को मिलता है
जिसके 55 जिले हैं आज और 10 संभाग हैं। अगली कहानी में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के 55 संभाग कैसे 55 जिलों का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे सिंहदेव समिति बनी, कैसे बी आर दुबे समिति बनी। बी आर दुबे ने जो 10 जिले और सिंहदेव समिति ने जो 6 जिले बनाए थे, वो कैसे दिग्विजय सिंह के शासनकाल के दौरान वो 16 जिलों का फॉर्मेशन किया गया और इसके पश्चात 16 जिले बनने के पश्चात जो 61 जिले बने, वो कितने जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और आखिरकार उस समय कितने जिले बचे और इसके बाद कैसे कैसे मध्य प्रदेश के जिलों का एक के बाद एक निर्माण होता गया और 55 जिलों के रूप में कैसे मध्य प्रदेश आज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इस पर हम चर्चा करेंगे कब, अगली क्लास में। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये मुझे आप बताइएगा, है ना। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर हम जिलों के निर्माण के साथ राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के साथ साथ हमने भारत के भी निर्माण की बात कर ली, भारत के एकीकरण की बात कर ली। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, कुछ मुस्कुराते रहिए।